नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। बहुत समय पहले की बात है। वैभवपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में कमलदेव नाम का एक व्यापारी रहता था। अब वह बूढ़ा हो चुका था। कमलदेव के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। उसके सभी बेटे सुंदर और बुद्धिमान थे और उसकी तीनों बहुएं भी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थीं। बूढ़े कमलदेव का अंत निकट था। उसने सोचा कि उसे अपने तीनों बेटों से बात करनी चाहिए। अगर वह मर गया तो वे संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे। यह कलियुग है और शायद ये तीनों भाई कभी एक साथ रहना नहीं चाहेंगे। यह सोचकर कि भाई आपस में लड़ेंगे और सभी अलग हो जाएंगे, केवल चोर और लुटेरे ही इतनी संपत्ति का फायदा उठाएंगे, कमलदेव ने अपने चारों बेटों को बुलाया। उनका एक मित्र भी था जो बहुत ही न्यायप्रिय और चतुर व्यक्ति था। वह सभी परिस्थितियों को सुलझा देता था। कमलदेव ने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटों, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन अब मेरा अंतिम समय आ गया है। यदि भविष्य में तुम सब कभी अलग होने की इच्छा प्रकट करो तो तुम मेरे दोस्त को बुला लेना। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। वह जो भी निर्णय दें तुम्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और उसी के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह कहकर व्यापारी कमलदेव ने अंतिम सांस ली और मर गया। व्यापारी की मृत्यु के बाद उसके सभी बेटों और बहुओं ने बहुत दुख व्यक्त किया और रोने लगे। उन्होंने व्यापारी का अंतिम संस्कार किया और पंडितों को दान दक्षिणा देकर पुनः सुखपूर्वक रहने की कामना की। तीनों बेटों में सबसे बड़ा बेटा बहुत ज्ञानी और विद्वान था। दूसरा बेटा न्यायप्रिय और सभी विवादों को निपटाने में कुशल था और खेती बाड़ी भी करता था। तीसरा बेटा भी खेती बाड़ी करता था। तीनों भाई मिलकर सुखपूर्वक रहते थे। बड़ा भाई अक्सर थोड़ा बेचैन रहता था। बड़ा भाई कुछ समय के लिए बाहर चला जाता और फिर घर आकर आराम करता, जबकि छोटे 2 भाई दिन भर खेतों में मेहनत करते और रात को घर आकर खाना खाते और सो जाते। धीरे धीरे सभी को समझ में आ गया कि बड़ा भाई आराम करता था जबकि छोटे 2 भाई दिन में मेहनत करते थे। छोटे भाई खेतों में काम करना अपना कर्तव्य समझते थे और खुशी खुशी करते थे। हालांकि तीनों भाई एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब तीनों बहुएं, जो अलग अलग परिवारों से थीं, इस बात से असंतुष्ट होने लगीं। दोनों बहुओं को यह बात पसंद नहीं थी। उनके पति दिन रात मेहनत करते हैं और बड़ा भाई बेकार बैठा रहता है। वह इस बारे में अपने पतियों से बार बार चर्चा करती। जब दोनों छोटे भाई खेतों से थके हारे घर लौटते तो उनकी पत्नियां उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती कि हमें यह जमीन बांट लेनी चाहिए। अच्छा होगा कि हम अपना अपना हिस्सा तय करके अलग अलग रहें। हम दूसरों का काम क्यों करें, हमारे पति मेहनत क्यों करें और बड़ा भाई आराम से बैठा रहे। ऐसी बातें सुनकर धीरे धीरे छोटे भाई को चिंता होने लगी। छोटी बहुएं हमेशा अपने पतियों से शिकायत करती, तो क्या यह पिताजी के इकलौते बेटे हैं और क्या तुम दोनों उनके बेटे नहीं हो? फिर तुम दोनों ही क्यों काम करते हो और वो आराम करते हैं? यह अन्याय है। हमें अलग हो जाना चाहिए। हमें मेहनत का अपना हक चाहिए। दोनों छोटे भाई जो परिवार की एकता को सबसे अधिक महत्व देते थे, वे अब बार बार ये बातें सुनकर तंग आ चुके थे। धीरे धीरे उन्हें भी लगने लगा कि उनकी पत्नियां सही कह रही हैं। दोनों छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई को बुलाया और कहा कि उन्होंने सोच लिया है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। पिताजी ने मरते समय कहा था कि अगर कभी ऐसा दिन आए तो उनके दोस्त चाचा को बुला लेना। चाचा ही हमारी संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा करेंगे। इसलिए हम तय कर रहे हैं कि अब हम अलग हो जाएंगे और अपना जीवन जिएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तीनों भाई इस बात पर राजी हो गए और सभी बहुओं ने भी इसे स्वीकार कर लिया। खासकर छोटी बहुओं को इस बात की खुशी थी कि चाचा जी उनकी मेहनत को समझेंगे और उन्हें उनका हक देंगे। अगले दिन तीनों भाई और उनकी पत्नियां चाचा जी के पास गए। चाचा जी ने जब अपने भतीजों और उनकी पत्नियों को अपने घर आते देखा तो उन्होंने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया और बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनकी आंखों और हाव भाव को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि वे खुश नहीं हैं और वह सब कुछ समझ गए। उनके पिता जो मेरे सबसे करीबी दोस्त थे, वो दोस्त थे। उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। वो हमेशा चाहते थे कि उनके बेटे एकजुट रहें और खुशी खुशी अपना जीवन जिएं। चाचा जी ने ये बात अपने दिल में ही रख ली, लेकिन अपनी चिंता जाहिर नहीं की। उन्होंने तीनों भाइयों से पूछा, बेटों, सब ठीक तो है ना? बताओ, तुम्हारा यहां आने का क्या कारण है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बड़े भाई ने धीरे से कहा। उसने कहा, चाचा, हम यहां बहुत बड़ी समस्या लेकर आए हैं। पिताजी ने अपने अंतिम दिनों में कहा था
कि अगर कभी हम अलग होने का फैसला करते हैं तो हमें आपके पास आना चाहिए। आप ही हमारी संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा करेंगे। अब हम सब ने ये फैसला कर लिया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें और हमारी संपत्ति का बंटवारा इस तरह करें कि सभी सहमत हों। चाचा जी ने उनकी बात सुन ली, लेकिन उनका दिल अंदर ही अंदर बैठ गया। उन्होंने सोचा कि अगर ये तीनों अलग हो गए तो ये परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब चाचा जी भी परेशान थे कि वो क्या करेंगे, लेकिन वो तो दोस्त के बेटे हैं और उनके बाद उनकी बात माननी ही पड़ेगी। चाचा जी ने सभी भाइयों और उनकी पत्नियों की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारे पिताजी वास्तव में दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो कल रात मेरे सपने में आए और मुझसे कहा कि उनके बेटे और बहू अब अलग होना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ऐसा दिन आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि ये बंटवारा तभी सफल होगा जब ये भगवान की कृपा और आशीर्वाद से होगा। इसलिए मेरी एक शर्त है, हम पहले भगवान के दर्शन करेंगे और फिर तुम्हारे घर लौटकर तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा करेंगे। क्या तुम सब इस बात से सहमत हो? सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। बड़े भाई ने कहा, आप सही कह रहे हो चाचा जी, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद ही ये काम करना उचित रहेगा। सभी लोग अब आपके साथ हैं। सभी भाई और बहुएं और चाचा जी पास के मंदिर की ओर चले गए। भगवान के दर्शन के दौरान चाचा जी ने भगवान से प्रार्थना की और उनका मार्गदर्शन मांगा। उनकी आंखें बंद थीं और उनके दिमाग में एक विचार आया, एक उपाय जिससे परिवार की एकता बरकरार रहे और बंटवारे का सवाल खत्म हो जाए। दर्शन के बाद वे सब घर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। चाचा जी ने कहा, हम सब थके हुए और भूखे हैं, आओ कुछ देर इसी पेड़ के नीचे बैठें, आराम करें और फिर घर चलें। सबने उनकी बात मान ली और पेड़ के नीचे बैठ गए। सलाह सौबेंता सोबे भी कहा। जब सबने अपने साथ लाया हुआ खाना निकालने की कोशिश की तो देखा कि उनके खाने के बर्तन गायब हैं। सब चिंतित हो गए और इधर उधर खोजने लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। बड़े भाई ने कहा, अब हम क्या करें? हमें भूख लगी है और हम घर से इतनी दूर हैं, बिना खाए चलना भी मुश्किल है। तीनों भाई और उनकी पत्नियां भूखी थीं और थकान के कारण चिंतित और दुखी हो गए। भाइयों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर चाचा जी ने कहा, बेटों और बहुओं, रोने से कुछ हल नहीं होगा। तुम सब होशियार और मेहनती हो, ये समस्या हल हो जाएगी। बात रोने की नहीं बल्कि कुछ करने की है। हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है और हमें आसपास कोई गांव भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अब तीनों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए और अपने हुनर और मेहनत से जो भी खाना या मदद मिल सके उसे जुटाना चाहिए। हम यहीं भगवान की पूजा करेंगे और तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। जब तुम सब लौटोगे तो भोजन करके हम तुम्हारे घर चलेंगे और संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे। चाचा की बात सुनकर तीनों भाई सहमत हो गए। सबसे छोटा भाई खेती में सबसे कुशल था, वह मेहनती था और इस उम्मीद से पूर्व दिशा की ओर चलने लगा कि वहां उसे कुछ मदद या भोजन मिल जाएगा। चलते चलते वह एक जगह पहुंचा जहां कुछ किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनका काम रुका हुआ था। उनके पास 2 बड़े और ताकतवर बैल थे, लेकिन किसी कारण से खेती ठीक से नहीं हो पा रही थी। किसान बहुत परेशान और थके हुए लग रहे थे। छोटे भाई ने यह सब देखा। उसने उनसे पूछा, भाइयों, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम लोग खेत में ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? किसानों में से एक ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैल हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हमारे खेत तैयार नहीं है, हमें नहीं लगता कि हम यह काम पूरा कर पाएंगे। छोटा भाई मुस्कुराया और बोला, क्या तुम लोग मुझे यह काम करने दोगे? मैं तुम्हारे खेत को ठीक से जोतूंगा, तुम्हारे बैल मेरी बात मानेंगे और मैं यह काम समय पर पूरा करूंगा। यह सुनकर किसान हैरान रह गए। उन्होंने अविश्वास भरे स्वर में कहा, तुम ये कैसे कर सकते हो? हम काफी समय से खेती कर रहे हैं और ये काम हमारे लिए नामुमकिन हो गया है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तुम ये कर सकते हो? ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो करके दिखाओ। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये काम कैसे होता है। छोटे भाई ने किसान से कहा, अगर मैं तुम्हारी खेती का काम पूरा कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? किसान ने जवाब दिया, तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरे खेत की समस्या सुलझा दो। ये सुनकर छोटा भाई मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मुझे कुछ चावल, दाल, सब्जी और कुछ लकड़ियां चाहिए। अगर तुम ये सब इंतजाम कर सको तो जाकर ले आओ, तब तक मैं तुम्हारी खेती का काम पूरा कर देता हूं। ये सुनकर किसान खुशी खुशी जरूरी सामान लेने चला गया। इसी बीच छोटे भाई ने अपने अनुभव और मेहनत से बैलों को काबू में करते हुए खेत जोतना शुरू कर दिया। किसान यह देखकर दंग रह गया और बोला, भाई, तुम वाकई बहुत मेहनती हो और ईमानदारी से बोलो। यह है वह सामान जो तुमने मांगा था।
अब इसे ले लो और खुशी खुशी जाओ। छोटे भाई ने किसान को धन्यवाद दिया, सामान उठाया और उस विशाल पेड़ के पास लौट आया जहां उसके चाचा और उनकी पत्नियां पहले से ही बैठे थे। दूसरा भाई पश्चिम की ओर चल पड़ा और एक जगह पहुंचा जहां उसने देखा कि 5 आदमी खड़े होकर आपस में गंभीरता से बातें कर रहे थे। वह चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। मैं पास गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक कह रहा था कि यह खेत हमेशा सूखा रहता है, पानी की कमी के कारण यहां कभी अच्छी फसल नहीं होती, लेकिन राजा हर साल इस खेत से कर वसूलने आते हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिलता। अब बताओ हम राजा को कर कहां से देंगे? तीसरा भाई उनकी समस्या सुनने के बाद बोला, मैं इस समस्या का समाधान तो निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? ये सुनकर सभी भाई हैरान रह गए। उस आदमी ने कहा कि अगर तुम इस समस्या का समाधान कर दोगे तो हम तुम्हें सोने के सिक्के दे सकते हैं। यह सुनकर व्यापारी के बेटे ने सोचा, यदि इस खेत में कोई फसल नहीं है तो तुम गाय का गोबर ले आओ और उससे रसगुल्ले बनाओ, उन्हें ऐसे ही गोल बना लें, फिर उसमें फसल के बीज डालकर खेत में डाल दें, उसके बाद खेत में पानी दे दें। अब वो गोबर के कंडे पानी में डूबकर मिट्टी में समा जाएंगे और फसल बहुत अच्छे से उगने लगेगी। ये बात सबको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने दूसरे भाई को धन्यवाद दिया और उसे सोने के सिक्के दिए। सबने खुशी खुशी विदा किया और सिक्के लेकर बाजार गए और कुछ खाने को लिया। उसने सामान इकट्ठा किया और फिर खाना लेकर लौटते वक्त वो पेड़ के नीचे गया जहां उसकी पत्नी, उसके भाइयों की पत्नियां और उसका चाचा बैठे थे। इसी बीच व्यापारी का सबसे बड़ा बेटा, जो ज्ञान और बुद्धि में सबसे परिपक्व था, एक मंत्री के घर पहुंचा। उसने देखा कि मंत्री और उसका परिवार चिंता और भय में डूबा हुआ है। उसने उनसे पूछा, आप सभी क्यों रो रहे हैं? क्या समस्या है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है? मंत्री ने उत्तर दिया, हमारे राजा ने मुझे एक पागल हाथी का सही वजन बताने का आदेश दिया है। यदि मैं ऐसा करने में असमर्थ रहा तो राजा मुझे और मेरे पूरे परिवार को मृत्युदंड देंगे। यह कार्य असंभव लगता है। जीवित और पागल हाथी का वजन कैसे मापा जा सकता है? यह सुनकर व्यापारी के सबसे बड़े बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम उतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैं इसे पल भर में हल कर सकता हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? मंत्री ने कहा, यदि तुम मेरी यह समस्या हल कर दोगे तो मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सारा अनाज और उपहार दूंगा। व्यापारी का बड़ा बेटा बोला, मेरी बात सुनो। सबसे पहले इस हाथी को नाव पर रखकर नदी में छोड़ दो। जब नाव पानी में डूबने लगे तो नाव के डूबने के निशान तक पत्थर डाल दो और नाव को उस स्तर तक डुबो दो। फिर उस नाव पर उतने ही पत्थर डाल दो। फिर उन पत्थरों का कुल वजन नापो, यह हाथी का वजन होगा। मंत्री ने उनकी सलाह मान ली और वही प्रक्रिया अपनाई। परिणाम सही रहा और हाथी का सही वजन नापा जा सका। मंत्री और उसका परिवार बहुत खुश हुआ। उन्होंने वादे के अनुसार व्यापारी को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, चावल, दाल, सब्जियां और अन्य उपहार दिए और बड़ा बेटा वह सामान उसी पेड़ के पास ले गया जहां बाकी सभी भाई और उनके परिवार के लोग इकट्ठे थे। अब सारा सामान तैयार था और भोजन भी बन गया था। भोजन के बाद चाचा ने तीनों भाइयों से पूछा, तुम सब अब क्या कर रहे हो? क्या तुम अलग अलग रहना चाहते हो या साथ रहना पसंद करोगे? तीनों भाई और उनकी पत्नियां एक दूसरे को देखकर समझ गए कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता और गुण होते हैं और सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे का साथ होता है। छोटे भाई और उनकी पत्नियां अपने बड़े भाई और उसकी पत्नी के पैरों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। बड़े भाई ने उन्हें गले लगाकर क्षमा कर दिया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को वादा किया कि अब से वे हमेशा एक साथ रहेंगे। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट आए और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही नई कहानियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।